जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पार्ट। जी हाँ साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सेमीकंडक्टर और डायोड के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पहला चैप्टर लेकर के आए हैं साथियों। स्पेशली डायोड कवर करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा। साथियों स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हमेशा सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जिसमें पढ़ें, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के बने होते हैं। तो क्या होता है सेमीकंडक्टर, आइए जानते हैं। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता मतलब जितनी आसानी से, कितनी आसानी से किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। तो जिसकी विद्युत चालकता, कंडक्टर मतलब बाबू चालक जिसमें बहुत ही आसानी से विद्युत धारा प्रभावित होती है, और इंसुलेटर मतलब होता है कुचालक जिसमें बहुत ही मुश्किल से, मतलब ना के बराबर, कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तभी करंट फ्लो होगा। हम कह सकते हैं कंडक्टर वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से बड़े ही आसानी से ये बहुत ही कम ऊर्जा लेकर के विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं, जबकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है इंसुलेटर में। तो ये कितनी भी ऊर्जा आप दे दीजिए, जैसे लकड़ी को आप कितनी भी ऊर्जा दे दीजिए, लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होगी, प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं होगी। तो जो पदार्थ इन दोनों के बीच काम करें, अच्छा इन दोनों के बीच काम करें मतलब समझ रहे हैं, जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह व्यवहार करें वो सेमीकंडक्टर हैं। कैसे, हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री केल्विन मतलब जीरो डिग्री केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, इस पर जो हमारा सेमीकंडक्टर है ना, वो इंसुलेटर की तरह ही कार्य करता है, कुचालक होता है। मतलब जब तक आप इसे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं दोगे सेमीकंडक्टर को, जब तक इसे ऊर्जा नहीं दोगे, जब तक तापमान में वृद्धि नहीं होगी, और तापमान में वृद्धि नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है मुक्त कक्षा में, वो अपना जगह नहीं छोड़ेंगे, और जगह नहीं छोड़ेंगे तो धारा नहीं बहेगी। तो 0 डिग्री केल्विन पर यह इंसुलेटर की ही तरह कार्य करता है, लेकिन जैसे ही इसे थोड़ी ऊर्जा मिलती है ये कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। तो जो दोनों की तरह कार्य करता है, जिनकी विद्युत चालकता दोनों के बीच में होती है, उन्हें हम अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। आइए जानते हैं कि हम किस किस सेमीकंडक्टर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं लगभग सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग हम करते हैं, जिसमें सिलिकॉन का उपयोग ज़्यादा होता है। क्यों होता है आगे बताऊँगा साथियों। देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य लिख रखा है मैंने। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 2, 8 और 4। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 32। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो 2, 8, 18 और 4। मतलब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। आपने कार्बन भी पढ़ा होगा, आपने कार्बन भी पढ़ा होगा। तो कार्बन के भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए इसके बाहरी कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 4। इसका हो गया 2, 8, 8, 4, 18, 4। कार्बन वाला हमने पढ़ा है, कार्बन वाले में पढ़ा है 2 और 4 कार्बन का। तो जिनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 से ज़्यादा जिनके में होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ ग्रहण कर सकते हैं। 4 से कम जिनमें होते हैं वो बहुत आसानी के साथ त्याग कर सकते हैं। 4 जिनमें होते हैं ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। 4 से ज़्यादा या कम वाले क्या बनाते हैं, या तो उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे, या क्या बनाएंगे साथियों, वैद्युत संयोजक बंध बनाएंगे। ये क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब अगर एक सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन का एक परमाणु हम ले लेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने सिलिकॉन का एक परमाणु लिया, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बंध बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा,
इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई अभी जब भी क्वेश्चन आ जाए कि सिलिकॉन जर्मेनियम से ज़्यादा उपयोग क्यों होता है, क्योंकि जबकि बाहरी कक्षा में दोनों के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों सहसंयोजक बंध बना सकते हैं, लेकिन क्यों यूज होता है सिलिकॉन का? तो आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन की थर्मल स्टेबिलिटी जर्मेनियम से ज़्यादा है। इस वजह से जो है कि हम किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। साथियों आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर के प्रकार अगर पढ़ लें तो कुछ शब्दों को हमने अंग्रेजी में ही रखा है, क्योंकि इंजीनियरिंग वर्ड हिंदी में बहुत टफ हो जाते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब अगर हम उसमें डोपिंग कर देंगे, इम्प्योरिटी मिला देंगे, तो वो ऐसे सेमीकंडक्टर जो बनेंगे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। 2 टाइप के होते हैं और यहीं से डायोड की अवधारणा शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर जब उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दी जाएगी। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है साथियों? ऐसे एलिमेंट के परमाणु मिला दिए जाएंगे जिनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। इनके बाहरी कक्षा में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। अब सिलिकॉन को चाहिए, मान लीजिए सिलिकॉन है एक मेरा प्योर सेमीकंडक्टर, मुझे चाहिए 4। अब फास्फोरस 5 रख रहा है, तो यहाँ फास्फोरस का 1 हो गया, यहाँ फास्फोरस का 1 हो गया, यहाँ फास्फोरस का 1 हो गया, यहाँ फास्फोरस का 1 हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का अभी भी क्या है? बचा हुआ है। और देखिए फास्फोरस का भी 8 हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन का ये आसानी से त्याग कर सकता है। ये बहुत ही आप कह सकते हैं, ये जो डॉट 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 लगा दे रहा हूँ सॉरी, सिलिकॉन का जो परमाणु है, जो केंद्रीय परमाणु है, इन पर बहुत कम बल आरोपित कर पाता है, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन फास्फोरस मुक्त कर सकता है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा कि एन टाइप का जब भी बनेगा, एन टाइप में क्या होगा? एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। जबकि होल्स की संख्या, होल्स नहीं है यहाँ पर, होल्स की संख्या कम होगी। होल्स की संख्या कम होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। याद रखिएगा, यहीं से स्टार्ट हो रहा है डायोड। तो एन टाइप में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5वां इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, होल की संख्या कम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, होल की संख्या कम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, होल की संख्या कम। अब आइए पी टाइप का सेमीकंडक्टर। पी टाइप का सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट के परमाणु मिलाएंगे जिनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। अब हमने सिलिकॉन के पास 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 3 मान लीजिए, बोरान बोरान बोरान, एक बोरान एक बोरान एक बोरान। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक बंध बच गया। अब एक बंध बच गया तो यहाँ एक होल डेवलप हो गया है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये होल को प्लस साइन से इसलिए दर्शाते हैं कि इलेक्ट्रॉन को माइनस से दर्शाते हैं। अब ये होल डेवलप हो गया कि अभी ये जो सेमीकंडक्टर बना, जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर मेजॉरिटी क्या होते हैं? होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद करिए, एन में पेंटावैलेंट मिलाएंगे। सिलिकॉन को चाहिए 4 और उसके पास होते हैं 5, तो 1 त्याग कर सकता है, इसलिए वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, होल की संख्या कम। पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में हम क्या मिलाते हैं? पी टाइप में हम ट्राईवैलेंट, ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो उसमें 3 होते हैं। तो सिलिकॉन को चाहिए 4, अभी 3 ही मिला, तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी आ सकता है मतलब वहाँ पर एक होल डेवलप हो जाता है, जिसे हम प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं यहाँ पर? पी टाइप में होल हुए, माइनॉरिटी हुए इलेक्ट्रॉन। साथियों, अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथियों, अब जिस चीज़ की हमें तलाश थी वो अब आ चुकी है, डायोड। क्या होता है डायोड? अब ध्यान दीजिएगा, डायोड जब भी हमें धारा केवल एक ही दिशा में ले जानी हो, यूनिडायरेक्शनल अगर हमें धारा फ्लो करानी हो, तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट का यूज होता है, ठीक है, जिसे हम डायोड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायोड एक 2 टर्मिनल अर्धचालक युक्ति है,
जो विद्युत धारा को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। ध्यान दीजिएगा, केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। आप बढ़िया से नोट्स बना सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे मूलभूत युक्तियों में एक है और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, पावर सप्लाई, सिग्नलिंग उपकरण, संचार यंत्र में इसका उपयोग होता है। आगे मैं और स्पष्ट के साथ बताऊंगा कि कहाँ कहाँ यूज होता है। डायोड का शब्द ग्रीक भाषा के डाई मतलब दो, इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड जो होता है एनोड कैथोड, उससे मिलकर बना है दो इलेक्ट्रोडों की युक्ति। अब पी जंक्शन अब पी टाइप का डायोड और हमने एन टाइप का डायोड क्यों पढ़ा, तो उसको ध्यान से देखिएगा कि हम डायोड जब पढ़ रहे हैं तो दो टर्मिनल हमें चाहिए, ठीक है, और दोनों अर्धचालक चाहिए जो विद्युत धारा को क्या करेंगे, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देंगे। तो डायोड का यूज काम यही है कि विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि डायोड का गुण क्या है कि यह यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल युक्ति है, मतलब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी। और एक नॉन लीनियर युक्ति है जिसमें ओम का नियम सीधे लागू नहीं होता है। आगे बताऊंगा इस चीज़ को, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो ओम का नियम लागू होता है, क्या कैसे होता है देखेंगे। पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक के जंक्शन से बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट डायोड कैसे बनता है, पी टाइप और एन टाइप के अर्धचालक के जंक्शन से बनता है। आइए बनाते हैं पी एन टाइप का जंक्शन। सबसे पहले देख लेते हैं संरचना एवं प्रतीक। तो आपको मैं अगर दिखा दूं संरचना, ठीक है, तो ये देखिए डायोड के दो टर्मिनल होते हैं। एनोड जो पी टाइप के पक्ष से जुड़ा होता है, ये एनोड देखिए, ये त्रिभुज, और ये क्या दर्शा रहा है, ये त्रिभुज और ये तीर जो है ना, ये दिशा, ये धारा की दिशा को दर्शा रहा है कि धारा एक ही दिशा में यूनी डायरेक्शनल प्रवाहित होगी। तो एनोड पी होता है और कैथोड एन टाइप से जुड़ा होता है। प्रतीक में तीर त्रिभुज एनोड से कैथोड की ओर पारंपरिक धारा की अनुमत दिशा दिखाता है और आड़ी पट्टी कैथोड टर्मिनल दिखा, ये कह रहा है ना, ये कैथोड है और ये जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये पी एन जंक्शन डायोड का एक प्रतीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिंबल है। कन्वेंशनल करंट फ्लो व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस क्या होता है ये अभी आगे जानेंगे साथियों। आइए देखिए, याद रखिएगा कि धारा केवल एनोड से कैथोड की दिशा में पी से एन की ओर प्रवाहित हो सकती है, इसके विपरीत नहीं। इसके विपरीत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, हमेशा एनोड से कैथोड की ओर धारा प्रवाहित होगी, मतलब पी जंक्शन से एन जंक्शन की तरफ होगी। अब साथियों आते हैं पी एन जंक्शन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जब पी टाइप, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए पी एन जंक्शन का निर्माण, जब पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक आपस में जोड़ा जाता है तो जंक्शन के निकट पी साइड के होल एन साइड की ओर तथा एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड की ओर विसरित होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। इस प्रक्रिया में जंक्शन के पास आवेश वाहक रहित एक सकरा क्षेत्र बन जाता है जिसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। यहाँ स्थिर ऋणात्मक एवं धनात्मक आयन शेष रह जाते हैं जो एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र तथा अवरोधक विभव बैरियर पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं। क्या होता है अब इसको मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आगे फिगर से समझा रहा हूँ। पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है, होल है। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जब मिला दिया हमने तो इधर से होल इधर जाएगा और इधर से ये इधर आएगा, ठीक है। जब, अब ध्यान से देखिएगा, इधर से इधर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो अब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है तो यहाँ कौन सा प्लस आवेश आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब मुक्त हो रहा है तो कौन सा आवेश आ रहा है, प्लस आवेश, और ये ग्रहण कर रहा है ये होल वाला, तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो इस पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो यहाँ से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है, एक विद्युत क्षेत्र इस माइनस प्लस चार्ज के जरिए उत्पन्न हो जा रहा है जिससे विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। तो P और जब N जंक्शन जोड़ देंगे तो हम क्या होगा, P N जंक्शन जोड़ने से क्या होगा, अच्छा हाँ साथियों एक और चीज़ देख लीजिएगा
कि अब हमने कहा कि इधर कितना P पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, इधर माइनस 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 माइनस, ठीक है, इधर प्लस 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 प्लस। हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत धारा बहती है, तो इलेक्ट्रॉन किधर गति किया, N से P की तरफ। तो हमेशा जो धारा हमारी बहती है, जैसे हमने ऊपर बताया, वो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, होल इधर गति कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो धारा उसके विपरीत बहेगी। होल की गति से तो धारा की कोई परिभाषा नहीं है। तो इसीलिए हमेशा धारा कैसी बहती है, किधर से किधर बहती है, P जंक्शन से N जंक्शन की ओर बहती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है, ये बहुत छोटा होता है। फॉरवर्ड बायस जब हम इसे करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, लेकिन रिवर्स बायस जब करेंगे तो यही रीजन बड़ा हो जाएगा। अब माइनस प्लस होने के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और ये वैद्युत क्षेत्र क्या किया, एक विद्युत विभव उत्पन्न किया, जिसे हम बैरियर पोटेंशियल कह रहे हैं, जो कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है मैंने। सिलिकॉन के लिए याद कर लीजिएगा, बैरियर पोटेंशियल कितना होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। अब बायसिंग करा लेते हैं, बायसिंग फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। डायोड को बाहर डीसी वोल्टेज से जोड़ दीजिए, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ दीजिए, उसे बायसिंग कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है, फॉरवर्ड तथा रिवर्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉरवर्ड तथा रिवर्स। अब फॉरवर्ड बायस क्या है, देखिए, अब जब बैटरी का धनात्मक सिरा हमने किससे जोड़ दिया, P साइड से जोड़ दिया। धनात्मक किससे जोड़ दें, P साइड से जोड़ दें, और ऋणात्मक किधर से जोड़ दें, N साइड से जोड़ दिया जाए। धनात्मक किससे जोड़ा जाए, P साइड से जोड़ दिया जाए, और ऋणात्मक किससे जोड़ दिया जाए, N साइड से जोड़ दिया जाए, तो डायोड फॉरवर्ड बायस कहलाता है। इससे डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई घट जाती है। और नी वोल्टेज, देखिए, जो बैरियर वोल्टेज है ना, उसे हम नी वोल्टेज भी कहते हैं, थ्रेशहोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नी वोल्टेज और थ्रेशहोल्ड वोल्टेज। देखिए, नी वोल्टेज जब तक ये 0.7 वोल्ट नहीं होगा, जब तक नी वोल्टेज तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक एक छोटी मोटी धारा बहेगी, बहुत कम धारा बहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही नी वोल्टेज से वोल्टेज पार हो जाता है तो धारा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, प्रचुर मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, ठीक है, P टर्मिनल को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया है, और N टर्मिनल को बैटरी के माइनस से जोड़ दिया है। तो करंट P से कहाँ तक जा रही है, करंट जो है वो जा रही है किधर से किधर की ओर, करंट जा रही है हमारी P जंक्शन से N जंक्शन की ओर। रिवर्स बायस इसका उल्टा है, जब बैटरी का धनात्मक सिरा किससे जोड़ दिया जाए, N साइड से जोड़ दिया जाए, और ऋणात्मक सिरा P साइड से जोड़ दिया जाए, तो डायोड रिवर्स बायस कहलाता है। इससे डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई बढ़ जाती है, और केवल अत्यंत नगण्य या लीकेज धारा बहती है, जो माइक्रो एम्पियर में होती है, ठीक है। एक निश्चित सीमा ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक रिवर्स वोल्टेज लगाने पर डायोड नष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसे अवस्था में हम एक और डायोड का यूज करते हैं, जेनर डायोड। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा डायोड को हमेशा रखना है फॉरवर्ड बायस में। किस में रखना है, फॉरवर्ड बायस में। किस में रखना है, फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये रिवर्स बायस का फिगर है। यहाँ लगभग लीकेज करंट माइक्रो एम्पियर में 0 के बराबर बह रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिख रखे हैं। फॉरवर्ड बायस में P प्लस जोड़ते हैं, N माइनस जोड़ते हैं। रिवर्स बायस में P माइनस जोड़ते हैं, N प्लस जोड़ते हैं। डिप्लीशन रेट घटता है, और ये कहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है। धारा उच्च होती है फॉरवर्ड बायस में, यहाँ नगण्य होती है। प्रतिरोध कम होता है, और धारा बहुत अधिक, प्रतिरोध यहाँ बहुत अधिक होता है। जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो V बराबर IR से हम समझ सकते हैं कि धारा जो है कम बहेगी, और प्रतिरोध कम होगा तो V बराबर IR से हम समझ सकते हैं कि धारा ज़्यादा बहेगी। तो याद रखिएगा,
फॉरवर्ड बाइस में पी जंक्शन को प्लस से जोड़ते हैं और एन को माइनस से जोड़ते हैं, जबकि रिवर्स बाइस में एन को प्लस से जोड़ेंगे और पी को माइनस से जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बाइस में जब तक नी वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज हुआ 0.7 और 0.3, याद रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, जब तक वहाँ तक वोल्टेज नहीं पहुँचता तो धारा बहुत कम बहती है, लेकिन जब उससे ज़्यादा वोल्टेज हम दे देंगे तो धारा बहुत तेज़ बहेगी। यहाँ पर रिवर्स बाइस में क्या होगा, जब तक ब्रेक डाउन वोल्टेज, अगर देखिए एक ब्रेक डाउन रिवर्स बाइस में आप कर देंगे, ठीक है, तो धारा बहुत ना के बराबर बहेगी। और अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज बढ़ाते गए ब्रेक डाउन वोल्टेज आया तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज से आते ही डायोड जल जाएगा। लेकिन एक स्पेशल टाइप का डायोड जो है, जो जेनर डायोड, कौन है, जेनर डायोड है, ये भैया इसी के लिए बनाया जाता है कि रिवर्स बाइस में जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज पर इसमें धारा बहती है। तो जेनर डायोड जो है इसीलिए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, जेनर डायोड हमेशा पूछ लेगा, तो जेनर डायोड कार्य करता है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। इसके रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में। साथियों आगे चलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स डायोड का, वी आई अभिलक्षणिक वक्र डायोड में लगाए गए वोल्टेज तथा प्रवाहित धारा के मध्य संबंध दर्शाता है। फॉरवर्ड वाइज में अभी मैंने बोला नी वोल्टेज तक धारा नगण्य है, उसके बाद धारा तेज़ी से बढ़ती है। रिवर्स बाइस में केवल छोटी सी लीकेज धारा है, जब ब्रेक डाउन वोल्टेज वीबीआर ना आ जाए उसके बाद अचानक धारा बहुत बढ़ जाती है, जिससे क्या होगा, जल जाएगा आपका डायोड। आइए देखिए, ये है इसका फिगर। ये नी वोल्टेज तक देखिए, फॉरवर्ड बाइस है, नी वोल्टेज तक धारा बहुत कम है, और नी वोल्टेज के बाद देखिए सीधे धारा कितनी बढ़ गई, ज़्यादा बढ़ गई। 0.7 फॉर के सिलिकॉन के लिए होता है, 0.3 फॉर किसके लिए होता है, नी वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज पूछेगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज कितना होता है, तो 0.7 या 0.3 होता है। 0.7 किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए, 0.3 किसके लिए होता है, जर्मेनियम के लिए होता है। तो नी वोल्टेज तक धारा देखिए धीरे बढ़ी और यहाँ तेज़ी बढ़ गई। यहाँ देखिए रिवर्स बायस में धारा एकदम ना के बराबर है, लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज आया धारा बहुत तेज़ बढ़ गई। मतलब एक रिवर्स बायस में धारा नहीं बहेगी, लेकिन जैसे ही क्या होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज आएगा धारा बहुत तेज़ बढ़ेगी और यहीं से आपका डायोड जल जाएगा। लेकिन जेनर डायोड इसी पर काम करता है, इसीलिए वोल्टेज रेगुलेटर में उसका यूज होता है। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, पीएन जंक्शन डायोड की। आगे चलते हैं साथियों, ये डायोड समीकरण है। डायोड की धारा वोल्टेज संबंध सॉकले ने एक इक्वेशन दिया, I = I0 e⁻v/η/VT। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं I0 रिवर्स सैचुरेशन धारा है, V क्या है, डायोड पर लगाया गया वोल्टेज है, ये जो ईटा बना हुआ है ये क्या है, फैक्टर है 1 से 2 के मध्य, आइडियलिटी फैक्टर है। VT क्या है, थर्मल वोल्टेज, कमरे के तापमान पर कितना होता है, 26 मिलीवोल्ट। आइए चलते हैं आगे साथियों, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण पैरामीटर आपके लिए रख दिए, देख लीजिए। नी वोल्टेज हम किसे कहेंगे, वह वोल्टेज जिसके बाद फॉरवर्ड धारा तेज़ी से बहे। सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3। ब्रेक डाउन वोल्टेज वह रिवर्स वोल्टेज जिसके बाद रिवर्स धारा अचानक बहुत बढ़ जाती है, रिवर्स वोल्टेज है ये। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज, अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जो डायोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सकता है, इसके अधिक होने पर डायोड नष्ट हो जाता है। अधिकतम फॉरवर्ड धारा, वह धारा जो डायोड को बिना क्षति के सहन कर सकता है। ठीक है, वह अधिकतम धारा। ठीक है, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, डायोड की क्षति, फॉरवर्ड बायस में डायोड की क्षति नहीं होगी, लेकिन रिवर्स बायस में क्या होगा, डायोड की क्षति हो जाएगी, डायोड जल जाएगा। रिवर्स सैचुरेशन धारा क्या होती है, रिवर्स बायस में प्रवाहित अत्यंत सूक्ष्म धारा तापमान पर जो अत्यधिक निर्भर करती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक के बाद एक चीज़ें सजाकर मैंने आपके लिए रखी हैं, आप नोट्स बना सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। अब डायोड के प्रकार देख लीजिए, डायोड के प्रकार, यहाँ मैंने विभिन्न प्रकार के डायोड आपके सामने बना कर रखे हैं। देखिए, ये है जेनर डायोड, यही वोल्टेज रेगुलेटर रिवर्स बायस में काम करेगा। लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, ठीक है, वेक्टर डायोड, टनल डायोड और स्कूटी डायोड। ठीक है,
तो ये इनके प्रतीक हैं। अगर कभी आ जाए कि कौन सा जेनर डायोड का प्रतीक है, कौन सा एलईडी का प्रतीक है, कौन सा फोटो डायोड का प्रतीक है, कौन सा वैरेक्टर डायोड का प्रतीक है, कौन सा टनल डायोड का प्रतीक है और कौन सा स्कॉटी डायोड का प्रतीक है, ठीक है। तो ये सभी प्रतीक हमने आपके सामने रखे हैं। इसके आगे देख लीजिएगा आप, यहाँ मैंने इनके बारे में लिख रखा है। जेनर डायोड रिवर्स बायस में एक निश्चित ब्रेकडाउन वोल्ट पर स्थिर वोल्टेज बनाए रखता है। निश्चित ब्रेकडाउन वोल्टेज पर स्थिर वोल्टेज बनाए रखता है। मैंने कहा सामान्य पीएन जंक्शन डायोड आप यूज करेंगे तो वो जल जाएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज पर, क्योंकि क्या होगी, धारा बहुत तेज़ बह जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा कि ये निश्चित ब्रेकडाउन वोल्टेज पर स्थिर वोल्टेज बनाए रखेगा, इसीलिए इसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन होल पुनर्संयोजन से प्रकाश उत्सर्जित करता है। फोटो डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है, प्रकाश पड़ने पर धारा उत्पन्न होती है, प्रकाश संसूचन हेतु प्रयुक्त होता है। वैरेक्टर डायोड रिवर्स वोल्टेज बदलने पर संधारित्रता परिवर्तित होती है, ट्यूनिंग परिपथों में इसका उपयोग होता है। टनल डायोड अत्यधिक डोपिंग ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र प्रदर्शित करता है, उच्च आवृत्ति दोलक में इसका प्रयोग होता है। स्कॉटी डायोड धातु अर्धचालक जंक्शन, देखिए मेटल के साथ सेमीकंडक्टर मिला दिया जाएगा, बहुत कम नी वोल्टेज एवं तीव्र स्विचिंग गति इसकी होती है। इसको आप बढ़िया से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मेन उपयोग डायोड का हम कहाँ करते हैं, रेक्टिफिकेशन में करते हैं। इसमें करते हैं रेक्टिफिकेशन में करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में करते हैं, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते हैं। रेक्टिफायर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट को डीसी करंट में बदलना। डायोड की यूनिडायरेक्शन प्रकृति के कारण यह संभव है। हम सभी जानते हैं डायोड जो है एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है। यहाँ पर क्या होता है, एसी हम जानते हैं, एसी जो है वो ना वो डबल दिशा में धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो प्लस भी है माइनस भी है, जबकि डीसी आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी 0 होती है, सिंगल वे में धारा प्रवाहित होती है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन कराता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डायोड। तो आप समझ सकते हैं डायोड कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए। अब देखिए, पहला जो रेक्टिफायर है वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसमें केवल एक डायोड यूज किया जाता है। कौन सा, केवल एक डायोड का यूज होता है। केवल धनात्मक या केवल ऋणात्मक आधे चक्र को ही आउटपुट में जाने देता है। शेष आधे चक्र में डायोड रिवर्स बायस होकर धारा को रोक देता है। तो जब हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे तो केवल कितने डायोड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाएंगे तो केवल एक डायोड का उपयोग करेंगे। यह एसी इनपुट के केवल या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, ठीक है, आधे चक्र को ही आउटपुट में जाने देता है। शेष आधे चक्र को डायोड रिवर्स बायस होकर, रिवर्स बायस हो जाएगा, धारा 0 हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। तो सॉरी, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक एसी इनपुट लगाया, ठीक है, ये लोड लगा दिया और यहाँ पर डायोड यूज किया। अब ये हमारा एसी है, देखिए एसी जा रहा है ऐसे। अब ये एक ही चक्र, जैसे इनपुट देगा तो आउट, देखिए ये प्लस वाला देगा तो माइनस वाला, पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव हटा देगा, नेगेटिव देगा तो पॉजिटिव हटा देगा। तो ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल कर देता है। इसकी वजह से एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ, ठीक है। इसका यूज नहीं होगा क्योंकि देखिए अभी हाफ वेव रेक्टिफायर में कमी है, क्योंकि देखिए एक ही धारा डिस्ट हुई, अभी एक बची हुई है, इसलिए हमने क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर कर दिया। अब फुल वेव रेक्टिफायर में हमें क्या है ना, सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है और 2 डायोड होते हैं। अच्छा, अब अभी तक एक ही चक्र मिल रहा था, अब एक डायोड क्या करेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जब एक काम कर, देखिए जब फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो ट्रांसफार्मर लगा दिया हमने, यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर हुआ, ठीक है। अब 2 डायोड लगाया है, देखिए एक उल्टा एक सीधा, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। अब क्या होगा कि जब धारा पॉजिटिव ये वाली जब चलेगी तो एक काम करेगा, दूसरा नहीं काम करेगा, दूसरा रिवर्स बाइस हो जाएगा। और जब ये वाली धारा जाएगी तो एक रिवर्स बाइस हो जाएगा, दूसरा काम करेगा। मतलब फुल वेव रेक्टिफायर 2 हमने डायोड, देखिए अब जब हाफ वेव रेक्टिफायर हुआ तो हमें एक ही डायोड था, तो एक साइकिल मिल रहा था और एक साइकिल जा रहा था, एक साइकिल मिल रहा था, एक साइकिल डीसी हो रहा था, एक साइकिल एसी, एक साइकिल डीसी। जब हमने फुल वेव रेक्टिफायर लगा दिया तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ हमें धारा मिल रही है, पूरी धारा हमको मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूनी डायरेक्शन में हम कर दिए, ठीक है। तो ये डायोड का यूज है। 2 डायोड लगाएंगे,
तो दो डायोड लगाएंगे तो एक क्या करेगा, जब एक साइकिल चल रहा है पॉजिटिव वाला तो एक काम कर रहा है, दूसरा रिवर्स बायस होकर रोक दे रहा है नेगेटिव वाले को। जब नेगेटिव वाला चल रहा है तो पॉजिटिव वाले को पहला वाला क्या कर रहा है, रिवर्स बायस होकर रोक दे रहा है। तो इस तरीके से हमें धारा मिल रही है। अब देखिए सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज़ कर लेते हैं। और जब हम 4 डायोड यूज़ कर लेते हैं तो हमें वो जो सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर है ना, उसकी आवश्यकता नहीं होती है और ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन देता है। इसलिए व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक प्रयुक्त रेक्टिफायर है। तो अगर सबसे ज़्यादा उपयोग पूछा जाएगा किसका होता है, हाफ वेव का, फुल वेव का या ब्रिज रेक्टिफायर का, तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए 4 डायोड हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। 4 डायोड की वजह से हमें जो है ना किसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें सेंटर ट्रैप्ड, ठीक है, सेंटर ट्रैप्ड ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ी। और देखिए बड़े आसानी से यहाँ पर दोनों 4 है ना, तो दोनों पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी ये आपका यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा सबसे बड़ा काम डायोड का यही है, यूनी डायरेक्शनल प्रवृत्ति होती है, उसकी धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं मेरे दोस्त, डायोड का यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन में, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाफ वेव में एक डायोड है, अधिकतम क्षमता यहाँ लिख रखी है, रिपल फैक्टर यहाँ लिख रखा है, ठीक है। फुल वेव में देख सकते हैं डायोड कितना 2, यहाँ अधिकतम क्षमता, रिपल फैक्टर। ब्रिज में 4, अधिकतम क्षमता, रिपल फैक्टर। आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। रिपल फैक्टर का फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इफ़िशियंसी ईटा का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए साथियों लास्ट में चलते हैं, हम डायोड की जांच करेंगे। तो डायोड को मल्टीमीटर के डायोड मोड वो मोड से जांचा जा सकता है, मल्टीमीटर के डायोड मोड से जांच सकते हैं हम। फॉरवर्ड बायस जांच में यदि डायोड ठीक है तो मल्टीमीटर में लगभग 0.5 से 0.7 SI दिखाएगा। रिवर्स बायस जांच में यदि डायोड ठीक है तो मल्टीमीटर में OL ओपन लूप अनंत प्रतिरोध दिखाएगा, कम प्रतिरोध दिखाएगा, यहाँ ओपन लूप अनंत प्रतिरोध दिखाएगा। यदि दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित हो तो डायोड शॉर्ट है। यदि किसी भी दिशा में धारा ना बहे तो डायोड क्या है, ओपन डायोड है। क्या है, ओपन डायोड है। ध्यान दीजिएगा, डायोड ओपन हो जाएगा तो धारा बहेगी नहीं, ठीक है। यदि किसी दोनों धारा में दिशा प्रवाहित हो रही है तो क्या है, शॉर्ट सर्किट है। रिवर्स बायस में अगर ठीक है तो ओपन लूप दिखाएगा। फॉरवर्ड बायस में अगर डायोड ठीक है तो क्या है, 0.5 से 0.7 वोल्ट SI दिखाएगा, सिलिकॉन वाला सेमीकंडक्टर दिखाएगा और कम प्रतिरोध दिखाएगा। तो इस तरीके से हम डायोड की जांच कर सकते हैं। और लास्ट में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मैंने यहाँ सारांश लिख रखा है, समरी लिख रखी है जो आज हमने पढ़ा कि डायोड एक यूनी डायरेक्शनल है और रैखिक अर्धचालक है, नॉन लीनियर है, ओम के नियम सीधे लागू नहीं होता है। नी वोल्टेज 0.7, टर्मिनियम के लिए 0.3, फॉरवर्ड बायस में कम प्रतिरोध उच्च धारा, रिवर्स बायस में उच्च प्रतिरोध नगण्य धारा, ठीक है। लो रेजिस्टेंस हाई करंट, हाई रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल करंट, लीकेज करंट होती है। जनरल डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। LED प्रकाश उत्सर्जन, फोटो डायोड प्रकाश संसूचन। ब्रिज रेक्टिफायर सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। 4 डायोड होते हैं। बिना सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर के फुल वेव आउटपुट देता है, ठीक है। PIV व अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जो डायोड सहन कर सकता है, ठीक है, इसके ऊपर डायोड नष्ट हो जाता है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको डायोड, PN जंक्शन डायोड, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है ये समझ में आया होगा। नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। आप सभी का प्यार अगर मिलेगा तो आगे और इस टॉपिक पर वीडियो आते रहेंगे। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इसे, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।